साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं वो लगातार समाज में बने रहते हैं। अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और 1 राज्य में कांग्रेस ने विजय हासिल की है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर आया है। वो सवाल ये है कि जो गठबंधन बना हुआ है इंडिया के नाम से, उसमें तमाम क्षेत्रीय दलों को शामिल किया गया है। कांग्रेस उसमें फिलहाल की स्थिति में लीड करती हुई दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 2 प्रमुख क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जिनका वर्चस्व काफी ज्यादा रहा है। उनमें से दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश पर राज भी किया है। एक दल ऐसा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है, राष्ट्रीय लोक दल जिसे कहते हैं। वो किसानों को लेकर के बड़ी प्रमुखता से अपना वर्चस्व कायम किए हुए रहता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर आया है इन चुनावों के दौरान कि क्या जो इंडिया का गठबंधन है उसमें उत्तर प्रदेश के ये प्रमुख दल एक दूसरे को सहयोग देकर इंडिया के गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रविंद्र राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू त्रिनाथ जी। यही है कि क्या जो इंडिया का गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, गठबंधन जब भी होते हैं दलों के बीच में तो आंतरिक मतभेद रहते ही हैं। उसमें विचारधारा को लेकर के मतभेद होते हैं, उसमें कार्यशैली को लेकर मतभेद होते हैं, और जिन दलों के कार्यकर्ता अतीत में एक दूसरे के खिलाफ बूथ पर खड़े होते हैं, लड़ते हैं, अपने नेताओं को जिताने के लिए संघर्ष करते हैं, और कई बार तो एफआईआर तक भी होती हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो इस तरह के कंट्राडिक्शंस तो रहते ही हैं। लेकिन जब एक कॉमन एजेंडे को लेकर के कुछ दल एक साथ आते हैं तो बड़े लक्ष्यों के लिए छोटी चीजों को मिनिमाइज करने की कोशिश होती है, और ये प्रयास किए जाते हैं कि जो छोटे मतभेद हैं, छोटे मुद्दों पर जो मतभेद हैं, उनको भुला दें और बड़े लक्ष्यों के लिए, बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हों। तो निश्चित तौर पर कोई भी गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, ये दोनों तरफ ही रहता है। हम बीच बीच में देखते हैं एनडीए के भी कुछ घटक दल बीच बीच में छिटक जाते हैं, बीच बीच में उनके तरफ से भी बार्गेनिंग को लेकर के बात आती है कि साहब उनको उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है जितना उनका वजूद है। इसी तरह की बातें इंडिया में भी देखने को आ रही हैं। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए उसके दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उनके नेताओं के बीच में जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसमें वो मतभेद सतह पर दिखाई दिए, और बीच बीच में विभिन्न घटक दलों के नेताओं के जो बयान आते हैं उनके बीच में जो द्वंद्व रहता है, उनके बीच में जो अंतर्विरोध रहता है, वो सतह पर आता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के लिए सभी क्षेत्रीय दलों की समझ में एक बात तो निश्चित तौर पर आ गई होगी कि ये जो चुनाव है 2024 का, ये उनके लिए करो या मरो की तरह है, डू और डाई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से तेलंगाना में वापसी की है कांग्रेस ने, दमदार से वहां सरकार बनाई है, उसके बाद से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। क्या देश की जो राजनीति है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में तो नहीं सिमट जाएगी कहीं। इस तरह के सवाल भी हैं, चूंकि वहां केसीआर बहुत मजबूती से सरकार चला रहे थे 2 बार से, और वेलफेयर स्कीम्स में भी उन्होंने बड़ा निवेश किया था, जिनको आमतौर पर कहा जाता है कि रेवड़ी योजनाएं। तो उसमें भी वो कहीं पीछे नहीं थे, इलेक्शन मैनेजमेंट में भी पीछे नहीं थे, और इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उन्होंने शानदार ढंग से किया था। लेकिन उसके बावजूद वो सत्ता से बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में चूंकि मतदाताओं की समझ में भी ये बात स्पष्ट तौर पर उभरती है कि क्षेत्रीय दल तो केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, वहां बीजेपी को रिप्लेस करेगा तो कांग्रेस का गठबंधन ही रिप्लेस करेगा, अगर करता है तो ऐसे में मुझे लगता है दोनों धड़ों की तरफ मोबिलाइजेशन पार्टियों का और तेज होगा,
जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे, छोटे दलों का जो केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन है, वो एनडीए और इंडिया की तरफ होता चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब इसमें इन क्षेत्रीय दलों का कितना वजूद बचा रहेगा, कितना टिकेंगे ये मैदान में, ये 2024 का चुनाव तय करेगा। जी त्रिनाथ जी। जी, इसमें जो एक कंट्राडिक्शन ये आ रहा है कि जब समाजवादी पार्टी की बात आती है, तो इंडिया गठबंधन में अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ बयान दिए थे, जिससे बड़ी नाराजगी बढ़ी अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच में। लेकिन वाराणसी में पिछले दिनों जब अखिलेश यादव पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि वो जो कांग्रेस के द्वारा किए गए जो भी बयानबाजियां हैं, उनको भूलकर और इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में अच्छा, दूसरी तरफ मायावती जी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो मायावती जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो विपक्षी गठबंधन है, वो मजबूती की स्थिति में है? सपा बसपा एक साथ आएंगी या सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ सपा जाएगी या बसपा जाएगी? इनमें से क्या ऑप्शन मिल सकता है? देखिए त्रिनाथ जी, राजनीति जो है बहुत अनिश्चितताओं का खेल है और बहुत संभावनाओं भरा खेल है, बहुत जी, आशाओं भरा खेल है। राजनीति में नेता और राजनीतिक दल कुछ भी हाथ में नहीं होता है तब भी बहुत आशावान होते हैं, और वो बहुत संभावनाएं तलाशते रहते हैं हमेशा। उन्हें लगता है कि आने वाला समय उनका है, आने वाली सरकार उनकी है। इस आशा और इस भरोसे के साथ राजनीति आगे बढ़ती है, और यही एक प्रेरणा स्रोत भी है, प्रेरणा पुंज भी है राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए, कि वो आजीवन संघर्ष करते रहते हैं, दशकों तक लड़ते रहते हैं सत्ता बदलने के लिए, टिकट पाने के लिए और अपनी हैसियत बनाने के लिए। तो इसलिए ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि इसमें से जो जो जितने भी राजनीतिक धड़े हैं वो अभी किस तरफ जाएंगे, ये जल्दबाजी होगी। लेकिन मुझे अभी लगता है कि इतना तो सारे क्षेत्रीय दलों के नेता निश्चित तौर पर समझ चुके होंगे। अभी जो हाल के 5 स्टेट्स के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स सामने आए हैं, उनके बाद तो कोई शख्स सुबह इसको लेकर के रह नहीं गया कि बीजेपी बहुत मजबूत फाइट देगी 2024 में भी। और बीजेपी से अगर लड़ना है तो कोई क्षेत्रीय दल स्थानीय स्तर पर स्थानीय विचारधारा के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ सकता है। उसके लिए एक व्यापक लड़ाई की जरूरत होगी, व्यापक संघर्ष की जरूरत होगी, और वो संघर्ष सड़क से सदन तक होगा। उसमें विभिन्न दल, विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक साथ आकर के अगर एकजुटता के साथ लड़ेंगे तभी बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। ये इन चुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो गया है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जो जहां ये जो क्षेत्रीय दलों का जो स्कोप है, इनका जो उभार है, वो कैसे हुआ देश में। हम देखते हैं कि 90 के दशक के बाद पिछले, आप समझिए कि 3 दशक से ज्यादा हो गए गठबंधन की राजनीति को इस देश में, क्षेत्रीय दलों के वजूद को मजबूत हुए इस देश में। अब ऐसा लगता है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये भी निश्चित तौर पर ये समझ रहे होंगे कि अगर सत्ता जो है इनके हाथ नहीं आती है, सत्ता में नहीं आते, तो ये कैसे अपने को बचाएंगे। कहा भी जाता है कि 5 साल की सत्ता 100 साल के संगठन पर भारी होती है। यानी कोई दल अगर 100 साल संगठन पर काम करता है, इसके उलट अगर उसे 5 साल सत्ता मिल जाती है, तो 5 साल की सत्ता में वो उतना मजबूत हो जाता है जितना 100 साल का संगठन बना करके नहीं हो सकता। तो इन दलों को सत्ता से बाहर हुए भी अब लंबा समय हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी को एक लंबा समय हो गया सत्ता से बाहर हुए। उसके बाद हम जी, देख रहे हैं यूपी में लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार बन रही है, तो समाजवादी पार्टी भी लंबे समय से बाहर है। कांग्रेस यूपी में बहुत लंबे समय से बाहर है ही। बाकी जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो भी सत्ता में भागीदारी अभी पिछले 1 दशक में कोई खास बना नहीं पाए हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आरएलडी की बात करें वेस्टर्न यूपी में जिसका इम्पैक्ट है, तो वो भी कहीं सत्ता के साथ पिछले 1 दशक में कहीं एफिलेट नहीं हो पाए, और लोकसभा में वो कोई सीट भी नहीं जीत पाए। तो जी, इसलिए इन दलों के नेताओं के सामने और इन दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अपनी जमीन कैसे बचाएं, उसे कैसे मजबूत करें। इनका उभार खास तौर पर तब हुआ था जब कांग्रेस नीचे गई। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच में कांग्रेस का जनाधार खिसका, और कांग्रेस का जो वोट बैंक खिसका वही इन दलों में बटा। खास जी, तौर पर मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक, इनके बीच में जो बिखराव हुआ उसी हिस्से को कैप्चर किया समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने। तो इस अब अगर ऐसे में
बड़ा सवाल ये है, जो कंट्राडिक्शंस भी बार बार उभरते हैं, जो सामने आते हैं इंडिया के, वो यही हैं कि कांग्रेस ये तो चाहती है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो, लेकिन उसके सामने एक बड़ा रिस्क फैक्टर ये भी है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर वो मजबूत हो जाते हैं तो कांग्रेस कहाँ मजबूत होगी, उसका पार्टी संगठन कैसे मजबूत होगा और वो कैसे खड़ी होगी। लेकिन उसका फिलहाल एक लक्ष्य जरूर है कि वो किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता से बाहर करे। वहीं दूसरी तरफ जो छोटे दल हैं, जैसा आपने बात की बीएसपी और एसपी की, तो उन दोनों दलों के नेताओं के सामने भी एक बड़े क्राइसिस की सिचुएशन है। लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने पर आर्थिक संसाधन और स्रोत भी कमजोर होते हैं। खास तौर पर नोटबंदी का के बाद विपक्ष के दलों पर इसका बड़ा असर भी पड़ा है, जो हमने देखा। और दूसरी तरफ उनका संगठन जो है वो भी कमजोर होता है, नए लोग नहीं आते, युवाओं का मोहभंग होता है। जब पार्टी को सत्ता में जगह नहीं मिलती है, तो उस तौर पर उनके सामने कैडर का क्राइसिस भी है, पार्टी संगठन का क्राइसिस भी है, अपने वजूद को बचाने का क्राइसिस भी है। इसमें डिसीजन उनका अपना है कि वो चुनते क्या हैं। जिस तरह से मायावती जी ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो इसमें बहुत बड़ा खतरा उनके सामने है। ऐसे वक्त में जब सीधे डिवीजन दिखाई देता है सोसाइटी में, तब मायावती जी अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी, ये पिछले 2 चुनावों के ट्रेंड से हम देख भी सकते हैं कि वो लगातार घाटे में गई हैं, लगातार उनका जनाधार खिसका है, उनका बेस वोटर खिसका है, और उनके बेस वोट बैंक के यूथ में एक बड़ी छटपटाहट है। उसी का हिस्सा हम देखते हैं कि जो चंद्रशेखर हैं, उनका उभार इस बीच में हुआ है। मध्य प्रदेश में एक दूसरी राजनीतिक पार्टी, बहुत छोटा सा दल, वो एक बड़ा हिस्सा उसके पास गया। राजस्थान में चंद्रशेखर बहुत प्रभावी दिखाई दिए। तो ये इम्पैक्ट, ये बिखराव निश्चित तौर पर उनके वोट बैंक में है। अखिलेश यादव जी के अपने पार्टी के वोट बैंक में बड़ा बिखराव है। आरएलडी के सामने यही चुनौती है कि वो कैसे मुजफ्फरनगर दंगे के बाद अपने बिखरे हुए वोट बैंक को यूनाइट करके फोर्सफुली खड़ी हो सके। अभी पिछले 2 चुनावों में तो बागपत और मुजफ्फरनगर भी लगातार लूज कर रहे हैं, मथुरा भी लगातार लूज कर रहे हैं, जो उनकी सबसे 3 मजबूत सीटें मानी जाती हैं। तो ये चुनौती, ये क्राइसिस विपक्ष के सारे दलों के सामने है, जबरदस्त ढंग जी से है। अगर अभी भी मतभेद भुला करके एक कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म पर इन्होंने यूनिटी नहीं बनाई, बूथ लेवल पर काम नहीं किया, इनके कार्यकर्ताओं में एनर्जी नहीं आई और ये सड़क पे नहीं उतरे, तो इनको बड़ा नुकसान होने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बीजेपी 24 घंटे इलेक्शन के मोड में रहती है, उनके पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, उनके पास आर्थिक संसाधनों की कोई सीमाएं नहीं है, जो तमाम प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, तो इसका माइलेज भी मिलता है कहीं ना कहीं, और परसेप्शन का भी खास तौर पर माइलेज मिलता है। क्योंकि जी जी मोदी ये परसेप्शन बनाने में तो सफल रहे ही हैं लगातार सत्ता चलाते हुए, कि आएगा तो मोदी ही। तो ये जो जी परसेप्शन है, भले ही वो बहुत सारे स्टेट्स लूज कर गए, हालांकि बहुत सारे स्टेट्स में आप देखें, कर्नाटक में, दिल्ली में, और आपका जो है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन सारे स्टेट्स में लूज किया। अब रिसेंटली तेलंगाना में भी लूज किया, बंगाल में भी जी जी हारे, दिल्ली 2 बार हार चुकी बीजेपी। तो बहुत सारे इलेक्शंस मोदी जी ने लूज किए, लेकिन उन्होंने एक परसेप्शन बनाने में सफलता हासिल की, आएगा तो मोदी ही। तो ये जो परसेप्शन है, ये भी फ्लोटिंग वोट में बड़ा काम आता है। ये आखिरी वक्त में जीत की चाबी कहीं ना कहीं बीजेपी को थमा देता है, परसेप्शन। तो इस परसेप्शन से कैसे लड़ेगा विपक्ष, इंडिया कैसे लड़ेगा, इस परसेप्शन को कैसे ब्रेक करेगा, और हाल के चुनावों की जो शिकस्त है उससे उबर करके कैसे अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर के कैसे जमीन पे संघर्ष करेगा, कैसे बूथ लेवल पर स्ट्रेटेजी बनाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। सब कुछ जी जी। इसी पर निर्भर। अच्छा, जी जी। जो कांग्रेस है एक बहुत पुरानी पार्टी है। आजादी के समय से ही कांग्रेस अब तक देश को चलाती आई है, लीड करती आई है। तमाम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों के हुए हैं। कहाँ पर कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो कहाँ पर चूक कर रही है? क्यों इतनी बड़ी जो मेजॉरिटी की पार्टी थी वो माइनॉरिटी में क्यों जा रही है? देखिए, एक बड़ा सवाल तो ये है कि ये कहा जाता है कि एक नारा भी था, ये जो है, जब इस यूथ का जो आक्रोश है जब सड़कों पर फट पड़ा था, उस वक्त ये नारा भी आया था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कांग्रेस का क्राइसिस ये है कि यूथ का उससे मोहभंग हुआ पिछले लगभग 2 ढाई दशक के भीतर। और
यूपी में तो और भी ज्यादा। तो यूथ के अलग होने का नुकसान ये हुआ कि नई लीडरशिप नहीं आई पार्टी के पास नए वर्कर नहीं आए जो सड़क पर के खड़े होकर के लड़ते। हालांकि राहुल गांधी ने आने के बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश की और ये द्वंद्व भी पार्टी के भीतर दिखाई देता है, जो सीनियर लीडर्स हैं और जो यंग लीडर्स हैं उनके बीच का कंट्रडिक्शन भी उभरता है। एक समय बीजेपी में ये बहुत उभार पर था, जिस वक्त आडवाणी से जा रहे थे और मोदी आगे आ रहे थे, तब नए पुराने का, यूथ का और एक्सपीरियंस वर्कर का जो स्ट्रगल है वो बीजेपी में बहुत सतह पर दिखाई देता था। कांग्रेस में भी वो संघर्ष जबरदस्त है। एक तरफ 70 साल 80 साल के बुजुर्ग नेता हैं जो अभी लीडरशिप छोड़ने को तैयार नहीं है, छोड़ना नहीं चाहते। एक तरफ नए यंग लीडर्स का, यंगस्टर्स का, कार्यकर्ताओं का अभाव है बड़े पैमाने पर। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिन्होंने जिस तरीके से अपनी इमेज बिल्डअप की है पिछले 1.5-2 साल के भीतर, जिस तरह से उन्होंने पद यात्रा की, जिस भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से उन्होंने निकाली, जिस तरह से उन्होंने अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए कैंपेन चलाया कि वो सोसाइटी के छोटे छोटे तबकों के लोगों से जाकर के मिले, उसके बाद से यूथ में उनकी इमेज कन्वर्ट होना शुरू हुई है। और ये इमेज मोदी इमेज को कितना टक्कर दे पाएगी, इसकी परीक्षा होना अभी बाकी है। इसमें ये कहना कि किस तरफ पलड़ा भारी रहेगा, ये अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसके लिए राहुल को अभी और बहुत होमवर्क करना होगा। ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर पार्टी संगठन को खड़ा करना होगा। दूसरा एक बड़ा डिफरेंस ये है कि खाली मोदी की आलोचना से काम नहीं चलेगा अब, क्योंकि 10 साल मोदी सरकार चला चुके हैं। तो इन 10 सालों में उन्होंने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं, जिनको उन्होंने खुद कहा कि रेवड़ी बांटने वाली बात। तो इसमें वो कहीं भी पीछे नहीं रहे, उनकी सरकारें इसमें पीछे नहीं रही, जो राज्यों की सरकारें हैं। तो अब इस बीच में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको वो क्रेडिट के तौर पर लेते हैं, वो विकास का एजेंडा सामने रखते हैं, वो तमाम एक्सप्रेसवे, हाईवे का नेटवर्क उसको सामने रखते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन है जो ये परिस्थितियां तो बताता है कि भाई देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में गरीबी है, देश में असमानता की खाई बढ़ रही है तेजी से, देश का किसान आर्थिक संकट में है, देश में मजदूरों के सामने बड़ा क्राइसिस है, देश में एजुकेशन सेक्टर बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है। ये सारी समस्याएं तो वो बताते हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं के समाधान का क्या ब्लूप्रिंट उनके पास है, यहाँ वो चूक जाते हैं। जैसे उनको ठोस तौर पर ये बताना पड़ेगा कि अगर उनकी सरकार आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन उनके पास क्या है, ये जो अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है इसको रोकने का तरीका उनका क्या होगा। क्या वो प्राइवेटाइजेशन को मिनिमाइज करेंगे, क्या वो पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, पब्लिक सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। जैसे अभी पिछले कुछ सालों के भीतर अगर कंपेयर करें इन 9.5 साल को और पिछले यूपीए के 10 साल से, तो लगभग 22% सरकारी नौकरियां घट गई हैं, नौकरियों के अवसर सीमित हुए हैं। तो नौकरियों के अवसर सीमित होने का जो इम्पैक्ट आया है रूरल इकोनॉमी के ऊपर, छोटे शहरों के ऊपर, मध्य वर्ग के ऊपर, उसमें उसको कैसे राहत देंगे, कैसे उनके लिए नौकरियों के अवसर सृजित करेंगे, ये बताना होगा स्पष्ट तौर पर, इसका खाका खींचना होगा। किसानों के लिए अगर कोई रिलीफ की स्कीम्स लेकर के आएंगे, एमएसपी की लड़ाई किसानों की लंबे समय से चल रही है, तो इंडिया को ये तो बताना ही होगा कि क्या वो एमएसपी पहले दिन से लागू कर देंगे, इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करना होगा। और ग्रास रूट लेवल पर बताना होगा कि जिस तरह से अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ी है पूरे देश में, उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, कैसे वेलफेयर स्कीम्स में ज्यादा पैसा ले जाएंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, कैसे रूरल इकोनॉमी को खड़ा करेंगे, कैसे लघु उद्योग धंधों और कुटीर धंधों को खड़ा करेंगे, कैसे जो पूंजी का केंद्रीकरण चल रहा है इस समय, पैसा कुछ लोगों के पास इकट्ठा होता जा रहा है, उसका फ्लो कैसे रोकेंगे। ये सब उनको क्लियर कट बताना होगा। जब तक वो ये बताएंगे नहीं और जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां प्रैक्टिस में करके दिखाएंगे नहीं, तब तक लोग बिलीव कैसे करते हैं। जैसे 2 चीजें इन चुनावों से समझ में आती हैं। एक तरफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इश्यूज रखे, कांग्रेस ने खास तौर पर, जो कि कांग्रेस ही फाइट कर रही थी इंडिया की तरफ से तो इन स्टेट्स में, तो कांग्रेस ने बहुत सारे इश्यूज ऐसे रखे जिनका इम्पैक्ट दूरगामी था। जैसे उन्होंने कहा कि हम पेंशन बहाली करेंगे, जैसे उनका एजेंडा था कि वो जो है
नौकरियों के अवसर देंगे, और दूसरा कास्ट सेंसस जो है वो सारे स्टेट्स में कराएंगे जहां उनकी सरकारें आएंगी जी। अब दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो डायरेक्ट रिलीफ की बात कर रही थी, डायरेक्ट रिलीफ दे रही थी, 80 करोड़ लोगों को वो अनाज दे रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए तमाम स्कीम लेकर के आ गए वो, तो डायरेक्ट पैसा देना शुरू कर दिया। तो हमारे देश का जो आदमी है, और खास तौर पर निम्न मध्य वर्ग का आदमी या जो गरीब तबके का आदमी है, वो तत्काल अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरी चाहता है। उसके सामने रोजी रोटी का सवाल है, शाम को खाना कैसे बनेगा, उसके सामने ये सवाल है। एक दिन मजदूरी पे नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा तो चूल्हा कैसे जलेगा, उसके सामने इस तरह के सवाल हैं, इस तरह की चुनौतियां हैं। तो उन्होंने उनको डायरेक्ट रिलीफ तत्काल दिया। उनको लगा कि ये ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं। आप पेंशन देंगे, भविष्य की बात है, और पेंशन बहाली भी चूंकि सरकारी कर्मचारियों का एक छोटा सा तबका है, वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता, नौकरियां वैसे ही सीमित हो गई हैं, तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आया। ऐसे ही जो कास्ट सेंसस है, उसको भी वो उसका बेनिफिट नहीं ले सके गंभीर तरीके से। इसलिए नहीं ले सके, मुझे लगता है कि लोगों को अब लगता है कि सरकारी क्षेत्र में तो अब नौकरियां बची नहीं है ज्यादा। अगर रिजर्वेशन हो भी जाएगा उतना उस रेशो के हिसाब से, तो जब अवसर नहीं है नौकरियों के तो रोजगार कैसे मिलेगा। बहुत लोगों से इस बीच में मेरी बातचीत हुई तो उनके सवाल यही थे कि भाई रिजर्वेशन रहे ना रहे, इससे अब कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां बची नहीं और प्राइवेट में कहीं भी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो उस तौर पर वो उतना अपीलिंग नहीं था एक गरीब आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए, जितना कि अनाज बांटना, जितना सस्ते में सिलेंडर देना, जितना कहीं कैश फ्लो में मनी जो है जेब में डाल देना। जैसे वो किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए जो स्कीम है 6,000 रुपए सालाना की, तो इस तरह की चीजें, ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, इनका सॉल्यूशन इंडिया को सोचना पड़ेगा कि वो उनका एजेंडा क्या है, वो उनकी जो स्कीम्स हैं वो कैसे अपीलिंग हो आम लोगों के लिए, और वो उनको एक ब्लूप्रिंट स्पष्ट तौर पर रखना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज में डिफरेंस नहीं होगा इंडिया और एनडीए की, तो सत्ता परिवर्तन बहुत मुश्किल होगा विपक्ष के लिए इस देश में। उनको स्पष्ट तौर पर ये लकीर खींचनी होगी कि आर्थिक मोर्चे पर, आर्थिक नीतियों के स्तर पर वो यहाँ स्टैंड करते हैं और हम यहाँ स्टैंड करते हैं। हम इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस रास्ते से होगा ये बताना पड़ेगा निश्चित तौर पर। अगर कास्ट सेंसस कराएंगे तो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को प्राइवेट सेक्टर में इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरह के कानून बनाएंगे, किस तरह की पॉलिसी लेकर के आएंगे, ये बताना पड़ेगा स्पष्ट तौर पर। किसानों के लिए एमएसपी लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, स्पष्ट तौर पर बताना होगा। तो जी सर, बिल्कुल। ये स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं, ये आयोग कांग्रेस ने बिठाया था, कांग्रेस सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, बीजेपी 9.5 साल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने क्लेम कर दिया कि साहब हमने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसके हिसाब से वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती है किसानों की आमदनी जो इस समय किसानों को हो रही है। तो क्या रियल में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को कांग्रेस लागू करेगी? क्या एमएसपी की गारंटी दी जाएगी? ये सारे सवाल अभी हैं। ये भरोसा पैदा करना पड़ेगा। तो ये भरोसा अगर लोगों में पैदा होगा तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा। सवाल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तमाम जो वादे हैं वो कांग्रेस ठीक तरीके से, ठीक सीरीज में नहीं रख पा रही जनता के समक्ष, और उसको सही तरीके से प्रस्तुतिकरण नहीं कर पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप कह रहे हैं, 24 आवर इलेक्शन मोड में रहती है। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में जो इलेक्शन हुआ है उसमें महागठबंधन ने जैसे तैसे एकजुटता दिखाई और चुनाव लड़ा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परवेज त्यागी जी जुड़ चुके हैं। तो त्यागी जी, मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जो माहौल बना, क्या वो 2024 के लिए मुफीद रहेगा? क्या वो बरकरार रहेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि रालोद जो है कुछ नया पैंतरा खेलने वाली है? त्रिनाथ जी, देखिए, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने मुझे चर्चा में शामिल किया। वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई रविंद्र राणा जी चर्चा में हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझाया, बताया। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, आप राजस्थान के चुनावी ट्रैक पर अगर चर्चा करेंगे, चुनावी ट्रैक पर जाएंगे, तो आप ये देखिए कि कांग्रेस ने, अगर अपने पूर्व के उनके प्रदर्शन को देखे, जब कांग्रेस की हार हुई है राजस्थान में, उसके हाथ से उसे सत्ता गंवानी पड़ी है, सरकार उसके हाथ से चली गई है, तब उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा प्रदर्शन इस बार कांग्रेस ने राजस्थान में किया है। ये तो किसी से ढकी छिपी बात नहीं है। जहां तक बात गठबंधन की है और 2024 के लिए एनडीए या इंडिया के गठबंधन में
दलों का शामिल होने का मामला है। तो आप ये इसको इस तरीके से समझिए कि आज जितने भी सेकुलर दल हैं या खुद को कहने वाले तथाकथित सेकुलर दल हैं, आज जितने भी हैं उनकी मजबूरी भी है और उनके लिए जरूरी भी हो गया है। जिस तरीके से 2000 अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम जो सामने आया है, आप देखिए कि लगातार जहां कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, वोट परसेंटेज का, मतों का ग्राफ बढ़ा है, सीटों में भी उसे पहले से ज्यादा इजाफा हुआ है। भले उसे 2 राज्यों में अपनी सरकार गंवानी पड़ी है, वे अलग विषय है, लेकिन अगर आप वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस को देखेंगे तो वो पहले से कहीं ज्यादा बेटर उसने किया है। और आप क्षेत्रीय दलों को, दूसरे छोटे क्षेत्रीय दलों को और राज्य के छोटे दलों की अगर आप बात करेंगे, जैसे हम उत्तर प्रदेश के ही 2 दल ले ले जो चुनाव लड़ रहे थे, मध्य प्रदेश में लड़ रहे थे, राजस्थान में लड़ रहे थे, बसपा हो, तेलंगाना में बसपा तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भी लड़ रही थी। तो आप उनका देखिए कि पिछला जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड था 2018 का जो चुनाव वो वहां उन राज्यों में लड़े थे, उसमें कहीं 2% की, कहीं 1.5% की, कहीं 2.5% की कटौती उनके मतों में हुई है, खासकर बहुजन समाज पार्टी के, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का ग्राफ मध्य प्रदेश में गिरा है, पूर्व से भी जो पहले का उनका प्रदर्शन था उससे भी कम में आया है। तो आज जो है जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है एक राष्ट्रीय राजनीति में, उस हिसाब से इंडिया के साथ जुड़ना सेकुलर दलों की मजबूरी भी और सेकुलर दलों के लिए जरूरी भी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, जिस तरीके का चुनावी माहौल बनता जा रहा है, उससे जो है जो क्षेत्रीय दल हो या छोटे दल हो, जो गठबंधनों का जो घटक दल नहीं बनेंगे, बड़े गठबंधनों का जो अलायंस पार्टनर की भूमिका नहीं निभाएंगे 2024 में, वो कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा होगा। ये इस बात के साफ संकेत है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो एनडीए के साथ जाने वाले दल है वो एनडीए में अपनी राह तलाश रहे, जो इंडिया के साथ जाने वाले दल है वो देर सवेर इंडिया के साथ जुड़ेंगे जरूर। वो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए जो है वो रूस मनाई वाला दौर चले, लेकिन इस तरह का नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं अलग होकर लड़ने का प्रयास करेंगे, अलग होकर जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कांग्रेस आज भी कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी के बाद एक ऐसी पार्टी है जो देश के हर हिस्से में है, हर राज्य में है, और जहां उसका वोट परसेंटेज बेहतर है। आप मिजोरम उठाइए, आप जो अभी मिजोरम का चुनाव परिणाम आया है, भले ही 1 सीट कांग्रेस को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को वहां 2 सीटें मिले हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 21% वोट मिजोरम में कांग्रेस ने लिया है। तो ये एक बड़ा संकेत है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज और कांग्रेस का जो ग्राफ है वो भारत में, और हिंदी भाषी बेल्ट हो या चाहे दक्षिण भारत के इलाके हो, उनमें लगातार बढ़ रहा है। तो क्षेत्रीय दलों का इंडिया के साथ जाना और एनडीए के साथ जाना इस बार मजबूरी होगा। वो अपने हिसाब से उनको सेट करना है कि उनको किस तरफ रहना है, एनडीए के साथ रहना है या इंडिया के साथ रहना है। तो ये एक बड़ा जो 24 का जो चुनाव है उसमें जो है गठबंधन में लड़ने में ही मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दलों की और खासकर छोटे दलों की भलाई होगी। ऐसा माहौल जो जिस तरीके से बन के आ रहा है, चुनावी समीकरण बन के आ रहा है, और जिस तरीके की सीधी लड़ाई इंडिया और एनडीए की सामने आ रही है, तो वो इस लिहाज से बेहतर होगा। जी, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें तो आपस में कोई सहमति ही नहीं बन रही। ममता बनर्जी जी अलग जो है वो, उनके लोग जो है अलग उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, अखिलेश यादव के समर्थक उनको अलग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मायावती अपने आप में यूनिक है ही, वो ऐसा मानती हैं। तो ऐसे में कैसे बात बनेगी? 2024 का इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, कैसे तैयारी करती है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आपने पार्लियामेंट का एक लालू जी का बयान सुना होगा, काफी पुराना बयान है, एक 2007-8 के आसपास का शायद उनका पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है कि सब नेता चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, सबकी इच्छाएं हैं, मगर प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले आपको पूरे देश में आपकी स्वीकार्यता होनी चाहिए, आपके समर्थक, आपके वोटर पूरे देश में होने चाहिए। सबकी इच्छाएं हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसकी इच्छाएं नहीं हो प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन उनकी स्वीकार्यता कहां तक है, कहां तक वो सीमित है, किन बेल्ट में, किस क्षेत्र में, किस राज्य में उनकी मजबूती है, ये सब कुछ देखना होगा। अभी हाल ही में 2 दिन पहले जैसे ही चुनाव परिणाम आया था 5 राज्यों का, उसके बाद जो है नीतीश कुमार की नाराजगी बताई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कल बयान दिया है कि नहीं वो इंडिया के साथ जाएंगे, इंडिया से अलग नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चर्चाएं हैं, चाहे वो ममता बनर्जी को लेके, ममता बनर्जी उससे पहले कह चुकी कि अगर उनको बुलाया जाएगा तो वो जरूर जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं कि कहीं वो कोई अलग जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ मुद्दों पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही हो, कुछ चीजों पर, कुछ बातों पर, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि वो, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, चाहे बंगाल की ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार के नीतीश कुमार हो, कि हम एनडीए का पार्ट नहीं और हम एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें वो देखकर, सोच समझकर और चीजों को भांप कर इस तरह की बात कह रहे हैं या बयान दे रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता है जिनको एक तरीके से आप राजनीति का एक बड़ा
चेहरा आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत की सियासत में अपनी एक पहचान रखते हैं और खासकर बिहार में उनका अपना एक वजूद है और राजनीति में नीतीश कुमार को एक बड़ा चाणक्य के तौर पर माना भी जाता है और जाना भी जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, यही एक वजह है कि एनडीए के साथ जाने में, जहां तक हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां बसपा एक नाम है जिसको वेट एंड वॉच की स्थिति में देखा जा रहा है। बसपा का अपना एक वोट परसेंटेज है और बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसका उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में और दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों में अपना वोट परसेंटेज है और जो उसने समय समय पर साबित भी किया है। आप तेलंगाना में भी चले जाइए, इस बार भी इतने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन उनका नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनको 2.5% के आसपास वोट तेलंगाना में मिला है। आप चले जाइए मध्य प्रदेश में 3.5% के आसपास वोट अब भी उनको मिला है। आप राजस्थान में आइए 2% के वोट आसपास वोट अब भी उनको मिला है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी लगभग 2% के आसपास वोट उनका रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि बसपा एक जनाधार वाली पार्टी है, तो बसपा को बसपा के हिसाब से आपको साधना है, सपा को सपा के हिसाब से आपको साधना है, नीतीश को बिहार की पार्टियों को उनके हिसाब से आपको साधना है, बंगाल की पार्टी बंगाल के हिसाब से आपको साधना है। तो वो सारी चीजें हैं, क्योंकि निश्चित रूप से बंगाल में ममता बनर्जी एक ताकतवर नेता है और एक बड़ी पार्टी के रूप में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तालमेल होता है, चीजों पे तालमेल बनता है, तो उसी के हिसाब से उसको देखा जाता है। तो इस समय जो है सारे नेताओं के अपने मामले हो सकते हैं, सीटों का तालमेल है, क्योंकि बहुत सारी सीटें आप जाएंगे बंगाल में, जहां तक मेरी जानकारी है 42 के आसपास की सीटें हैं, तो वो उसी हिसाब से सब चीज देख रहे हैं। उसमें फिर कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं, तो किसको कहां किस तरीके का आपको सीटों के हिसाब से बंटवारा करना है, वो सारी चीजें उन पर सहमति और रूस मनाई का जो दौर है, कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी या कोई नेता एनडीए से भागने, इंडिया से, जो इंडिया के साथ जुड़ा है वो इंडिया से जाने की बात कर रहा है, या जो एनडीए के साथ जुड़ा है वो एनडीए से जाने। जी, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब 2024 का जो इलेक्शन है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और इसकी तैयारियां सभी पार्टियां अपने-अपने स्तर पर कर रही होंगी, ज़ाहिर-सी बात है। और आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन और देखने को मिलेंगे? क्या कुछ नई चीज़ें सामने आएँगी? तो हमारे साथ जो है इस वक़्त डॉक्टर रवींद्र राणा वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर डॉक्टर रवींद्र सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2024 की जो अब पूरी चुनावी चकल्लस है, वो कौन-सा ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसके इर्द-गिर्द होने वाली है? देखिए, बीजेपी तो अभी यही चाहेगी कि जो हिंदुत्व की जो लहर है उसी के इर्द-गिर्द चुनाव हो। अभी राम मंदिर वाले इश्यू को भी गरमाने की तैयारी है। हालांकि उसके बहुत सारे रिजल्ट्स उस तरह से फेवरेबल नहीं बने हैं, उनके लिए बीच-बीच में उसको टेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जनवरी में जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया है, जिस तरह से समारोह रखा गया है, उससे भी माहौल में गर्मी लाने की कोशिश की जाएगी निश्चित तौर पर। दूसरा, डेवलपमेंट को भी वो इश्यू बनाने की कोशिश करेंगे कुछ-कुछ इलाकों में, और खास तौर पर कई इलाकों में पोलराइजेशन के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, उन पर भी निश्चित तौर पर वो बात करेंगे। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण के आधार पर, चूंकि वही एक हथियार है जो अल्टीमेटली बीजेपी को जीत दिलाता रहा है। अब इंडिया की चुनौती ये है कि कैसे वो इस ट्रैप में ना फंसे, कैसे वो आपस में सारे राजनीतिक दल ऐसा तालमेल बनाएं कि ये पोलराइजेशन जो है, जो कम्युनल पोलराइजेशन है, वो कहीं इश्यू नहीं बन पाए, वो उस तरह की हवा नहीं चल पाए, इसको रोकने की कोशिश करे। ये चैलेंज इनके सामने है। इसमें टिकट वितरण की चुनौतियां होंगी इनके सामने, जैसे हमने देखा कि जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह की भाषा प्रयोग की गई गठबंधन के नेताओं के द्वारा एक दूसरे के प्रति मध्य प्रदेश को लेकर के, तो उस तरह की भाषा शैली इनकी ना हो आपस में, उस तरह की एक दूसरे को हर्ट करने वाली चीजें ना हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है त्रिनाथ जी कि जो कार्यकर्ता पूरे 5 साल तक, 4 साल तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं बूथ पर, इस बीच में बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, पंचायतों के इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारे नगर पालिकाओं के निकायों के चुनाव होते हैं, बहुत सारे एमएलसी वाले चुनाव होते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी लोकल बॉडीज हैं, कोऑपरेटिव के इलेक्शंस हैं, गन्ना समितियों के इलेक्शन हैं, बहुत सारे छोटी-छोटी जो डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं उनके इलेक्शंस होते रहते हैं पूरे साल। वो इलेक्शंस कहीं ना कहीं जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं उनमें भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि
ये जरूर माना हमने कि लोकसभा में देश की सरकार वोटर के निगाह में होती है, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं वो तो 5 साल तक लगातार विभिन्न मोर्चों पर एक दूसरे को हरा करके अपनी पार्टी के लिए काम करते रहते हैं, हराने की कोशिश में जुटे रहते हैं, दूसरों को मुकदमे झेलते हैं, लड़ते हैं। तो उनके बीच में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना, उनके बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाना कि इलेक्शन के पहले वो बूथ मैनेजमेंट में एक दूसरे के साथ खड़े हों, वो बूथ पर एक दूसरे के साथ खड़े हों, वो रैलीज के ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ खड़े हों, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने में एक साथ खड़े दिखाई दें। इसके लिए वक्त की जरूरत होती है। तो अगर इंडिया इसमें देरी करेगा, अगर ये एक्सरसाइज डिले होती चली जाएगी और फरवरी तक यही तय नहीं हो पाएगा कि कौन कौन से दल साथ आ रहे हैं, कौन कौन मिलकर के लड़ेगा, कौन कहां किसके प्रत्याशी होंगे, किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, तो मुझे लगता है देर हो जाएगी। अब विपक्ष के लिए उचित समय यह है कि इंडिया गठबंधन को मुकम्मल स्वरूप दिया जाए। जिन लोगों को साथ लेकर के आना है उनके साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, उनके बीच में सीटों के बंटवारे किए जाएं, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में मीटिंग्स हो, ग्रास रूट लेवल तक ये कोऑर्डिनेशन हो, बूथ लेवल तक ये कोऑर्डिनेशन हो और सेंट्रल लीडरशिप तक ये कोऑर्डिनेशन जाए। ऐसी मजबूरियां हो सकती हैं कि कुछ इक्का दुक्का 2-4 राजनीतिक दल ऐसे हों, चूंकि इस समय तमाम तरह की एजेंसियों का दबाव भी है, बहुत तरह की एजेंसियों का, नेता भी दबाव में है, व्यक्तिगत तौर पर पार्टियां भी दबाव में हैं। जिस तरह हमने देखा सिसोदिया और केजरीवाल वाले इश्यू के बाद, संजय सिंह वाले इश्यू के बाद, ईडी, सीबीआई, इन सारी एजेंसीज का एक प्रेशर, इन सबका एक फोर्स, इन सबका एक डर मन में है विपक्ष की कुछ दलों के नेताओं के। लेकिन इसलिए ये हो सकता है कि वो आखिरी वक्त में, अंतिम समय में वो इधर एनडीए की तरफ, इंडिया की तरफ आए, या अंतिम वक्त में वो एनडीए की तरफ चली जाएं, या अंतिम वक्त में वो फैसला ले लें कि वो तो अकेले ही लड़ेंगे। लेकिन बहुसंख्यक दलों के बीच तो ये सहमति बनाई ही जा सकती है और मुझे लगता है इस जमीन को मजबूत करने के लिए इंडिया को निश्चित तौर पर काम करना होगा और बहुत एकजुटता के साथ काम करना होगा। जितना काम सेंट्रल लीडरशिप के बीच में कॉमन एक एजेंडा बनाने को लेकर करना होगा, उससे ज्यादा बूथ लेवल पर करना होगा। जीतना जी। और राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। शायद इंडिया गठबंधन की स्थिति यही है और आने वाले समय में एक जो बहुत बड़ा फेस बन चुका है नरेंद्र मोदी का, जिनके चेहरे को लगातार ये बताया जा रहा है कि मोदी का मैजिक चल रहा है, उसको बीट करने के लिए एकजुटता बहुत ही सामंजस्य के साथ जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। बहुत लंबा डिबेट हो गया, हम तो चाह रहे थे कि 15-20 मिनट में हम लोग कंक्लूजन करेंगे, लेकिन जब ऐसे विद्वान हो हमारे सामने, डॉक्टर साहब जैसे और परवेश त्यागी जी जैसे, तो जाहिर सी बात है कि लंबा होना तय है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी मुद्दे पर आप सभी लोगों से एक बार फिर मुखातिब होंगे। देखते रहिए ई-रेडियो इंडिया। मैं बहुत देर से जुड़ा, राणा जी ने पूरी डिबेट को संभाल लिया, बहुत धन्यवाद राणा जी को। नमस्कार, बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए प्रभु। ठीक है आप? मैं अच्छा हूँ।